Assalamu alaikum students, here is Abid. In this video we will discuss about NMR spectroscopy. इससे पहले हम UV विजिबल और IR को कवर कर चुके हैं। आज हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस करेंगे। NMR में सबसे पहले उसका प्रिंसिपल देखेंगे, उसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेंगे और थर्ड नंबर पे हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे। सो वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। NMR जो होता है बेसिकली NMR मीन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो बेसिकली हमारे पास न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, मैग्नेट मीन हमारे पास मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट होगा और रेजोनेंस बेसिकली हमारे पास होगी रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो रेजोनेंस होती है। हमारे पास जो न्यूक्लियर होगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी जब उसके साथ मैच करती है तो उस कंडीशन को हम रेजोनेंस कहते हैं। ये रेजोनेंस कुछ डिफरेंट टाइप की है जो हम बेसिकली दूसरी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। रेजोनेंस मीन फ्रीक्वेंसी का मैच होना यहाँ। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन हम इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल देखेंगे, इंस्ट्रूमेंटेशन देखेंगे, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी को। और एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली हमारे पास एक वर्सटाइल टेक्निक है। किसी भी हमारा जो अननोन सैंपल होता है, जो हमारे पास कंपाउंड होता है, उसका स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन हम कैसे करते हैं। हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को अकेले यूज़ करके हमें पता चल जाता है कि हमारे पास जो अननोन कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम प्रिंसिपल, इंस्ट्रूमेंटेशन और पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रिंसिपल की तरफ आते हैं। हमारे पास जो बेसिकली इसका प्रिंसिपल है, अगर हम इस एनएमआर को देखें, एनएमआर मीन न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले हमें न्यूक्लियस को देखना होगा। न्यूक्लियस क्या होता है हमारे पास कोई भी एटम होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बेसिकली वो रिवॉल्व करते हैं शेल में, और जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो हमारे पास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बना होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली न्यूक्लियस होता है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है, हमें पता है कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, अपने सर्कुलर ऑर्बिट रिवॉल्व करता है। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है वो ना, एक तो वो अपने सर्कुलर ऑर्बिट के अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है। दूसरा क्या करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन करता है। ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा जिसमें कोई चार्ज होगा वो क्या करता है, अपनी जगह पे स्पिन करता है। तो स्पिनिंग ऑफ चार्ज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपनी जगह पे रिवॉल्व भी करेगा और क्या करेगा, अपनी जगह पे स्पिन भी करेगा। और जो स्पिनिंग ऑफ चार्ज होता है, कोई भी स्पिनिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। और इसी तरह हमारे पास जो प्रोटॉन होता है बेसिकली उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज मीन के वो अगर वो स्पिन करेगा तो अपने अराउंड क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। सपोज करते हैं हमारे पास ये प्रोटॉन था और वो क्लॉक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है। सो इसके अराउंड क्या होगा, बेसिकली हम कैसे इसको प्रिडिक्ट करेंगे कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा। हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। हम जो करंट की डायरेक्शन होती है, जिस जहाँ वो रिवॉल्व कर रहा है उसकी डायरेक्शन में हम फिंगर को कर्ल करते हैं। सपोज करें कुछ वो इस तरह से कर रहा है, ऐसे कर रहा है। हमारा जो थंब होता है बेसिकली ये हमें नॉर्थ पोल बताता है और नीचे जो होगा साउथ पोल होगा। सो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली जो कोई भी स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल होता है जब वो अपनी जगह पे स्पिन करता है तो वो क्या करता है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर लेता है। मैग्नेटिक फील्ड भी एक उसका नॉर्थ पोल होगा और इसका एक साउथ पोल होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे मेजर आउट करेंगे, हम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। हम जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन होती है उसकी फिंगर रखेंगे ऐसे, और हमारे पास जो थंब होगा वो क्या बताएगा, नॉर्थ पोल बताएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, इसका साउथ पोल हो जाएगा। ये बेसिकली हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल होता है जो स्पिन कर रहा होता है वो अपने अराउंड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करते हैं। अगर हमारे पास प्रोटॉन होगा तो हमारा जो थंब होता है वो क्या बताता है, नॉर्थ पोल बताता है। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है तो हमारे पास जो थंब होता है बेसिकली वो हमारे पास साउथ पोल बताता है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, किसी भी चार्ज पार्टिकल का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे हम देख सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि जब हम करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करते हैं और फिर जो हमारा थंब होता है बेसिकली प्रोटॉन के केस में वो नॉर्थ पोल बताता है और इलेक्ट्रॉन के केस में वो क्या बताएगा, साउथ पोल बताएगा। सो कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा जब वो अपनी जगह पे स्पिन करता है, स्पिनिंग ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। और हमें ये पता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हमने बेसिकली फिजिक्स में पढ़ा था कि मूविंग इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज जनरेट मैग्नेटिक फील्ड।
सो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी, जहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगी वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो इलेक्ट्रॉन जब स्पिन करता है, रिवॉल्व करता है, तो हमें इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से में क्या होता है, बेसिकली करंट पैदा होता है। और जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो वहाँ जब वो अपनी जगह पे स्पिन भी करता है, कोई भी चार्ज पार्टिकल जब वो अपनी जगह पे स्पिन करेगा तो स्पिन से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम राइट हैंड थंब रूल से हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमारा जो थंब होता है बेसिकली वो क्या बताता है, नॉर्थ पोल बताता है प्रोटॉन के केस में, और इलेक्ट्रॉन के केस में हमें वो क्या बताता है, साउथ पोल बताता है। तो हमने ये सीखा है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बना होता है। हमें इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं है, हमें न्यूक्लियस से लेना देना है। न्यूक्लियस बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। जब प्रोटॉन अपनी जगह पर रिवॉल्व करेगा, स्पिन करेगा, जब प्रोटॉन अपनी जगह पे स्पिन करेगा तो स्पिनिंग ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। उसका एक नॉर्थ पोल बनेगा, उसका एक साउथ पोल बनेगा। तो हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस होता है, हर न्यूक्लियस में क्या होगा, प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन पे क्या है, बेसिकली चार्ज है, और वो चार्ज क्या करेगा, अपनी जगह पे स्पिन करेगा। अगर वो स्पिन करेगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली एक टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं। और ये हमारा न्यूक्लियस है बेसिकली ये डीजनरेट होता है। डीजनरेट मीन इसमें जो एनर्जी स्टेट होती है वो बेसिकली जीरो होती है। वो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। सपोज करते हैं अगर इसकी मैं डायरेक्शन चेंज कर देता, अगर ये कुछ इस टाइप से कर रहा है तो अब इसका जो नॉर्थ पोल बनेगा वो बेसिकली इधर बन जाएगा, और इसका जो साउथ पोल बनेगा वो इधर बन जाएगा। तो ये किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, नॉर्थ एंड साउथ पोल को क्रिएट कर सकता है। तो ये मीन ये डीजनरेट है, इसमें जो एनर्जी स्टेट है, एनर्जी का डिफरेंस है, जीरो है। तो हमारे पास जो डीजनरेट न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एज अ टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। और जब हम इसे, ये जो हमारे पास एक टीनी मैग्नेट है, अगर इसको हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये हमने न्यूक्लियस को पढ़ लिया। न्यूक्लियस क्या होता है, बेसिकली प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना होता है, और स्पिनिंग ऑफ एनी चार्ज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। जब इसको न्यूक्लियर मैग्नेटिक, जब इसको हम मैग्नेट में लाई करते हैं, एक हमारा जो टीनी मैग्नेट है, इसको अगर हम क्या करें, एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दे दें। मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बात करता हूँ तो अप्लाइड मैग्नेटिज्म का कंसेप्ट ये होता है कि हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है, एक हमारे पास साउथ पोल होता है, एक हमारे पास क्या होता है, साउथ पोल होता है। और जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती होती हैं। तो सपोज करते हैं हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दिया, इसकी जो पावर थी वो हमारे पास H0 थी। हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया, किसको, हमने अपने न्यूक्लियाई को अप्लाई कर दिया, जो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या कर रहा था, इसका नॉर्थ पोल इधर था, साउथ पोल इधर था। तो जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कि हम एक मैग्नेटिज्म लेके आते हैं जिसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और जो मैग्नेटिक फोर्स और लाइन होती है वो नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की तरफ जाती हैं। ये बेसिकली हमारा क्या है, बेसिक कंसेप्ट है फिजिक्स का। तो वो क्या करता है, न्यूक्लियस जो टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, उसकी दो कंडीशन होती है। वो क्या करता है, वो या तो इसके अलॉन्ग अलाइन हो जाता है। अगर मैं कहूँ कि इसके अलॉन्ग अलाइन हो जाता है तो इट मीन, मेरे कहने का मतलब ये है कि वो कुछ इस तरह से अलाइन करेगा, ये न्यूक्लियस था हमारा और ये स्पिन कर रहा था, तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो इधर आ जाएगा, और इसका साउथ पोल जो होगा इधर आ जाएगा। नॉर्थ एंड साउथ अट्रैक्ट ईच अदर, साउथ एंड नॉर्थ अट्रैक्ट ईच अदर। सो जब अट्रैक्शन होती है तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो जाएगी तो इट मीन उसका जो एनर्जी स्टेट होगा वो लो हो जाएगा। इसे कहेंगे हम लो एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी स्टेट। और एक पॉसिबिलिटी ये है कि वो हमारा जो न्यूक्लियस था, जो टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, जब हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दिया तो वो मैग्नेटिक फील्ड का अलाइन हो गया। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जब हमने इसको नॉर्थ पोल दिया, ये हमारा नॉर्थ पोल था, ये हमारा साउथ पोल था, और हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रख दिया, न्यूक्लियस को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया, तो न्यूक्लियस क्या करेगा, बेसिकली कुछ इस तरह से अलाइन करेगा कि उसका नॉर्थ इधर आ जाएगा और उसका साउथ इधर आ जाएगा। तो जब वो इस तरह से अलाइन कर लेता है कि उसका नॉर्थ के सामने आ जाता है, साउथ के सामने आ जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हमें रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। नॉर्थ रिपेल ईच अदर, साउथ रिपेल ईच अदर। तो यहाँ क्या होगा, बेसिकली हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम क्या होगा, बेसिकली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। ये हमारे पास जो स्टेट होगी, हमारे पास हाई एनर्जी स्टेट होगी। जब हम अपने न्यूक्लियस को किसी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, बेसिकली वो या तो मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग हो जाता है। अगर मैं अलॉन्ग की बात करूंगा तो वो कुछ इस तरह से अरेंज करेगा कि नॉर्थ के सामने साउथ आएगा, साउथ के सामने नॉर्थ आएगा। तो वो हमारे पास अट्रैक्शन होगी, अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीज हो जाता है, और वो लो एनर्जी स्टेट होगी। लो एनर्जी स्टेट को हम अल्फा भी कहते हैं, इसको +1 से भी डिनोट करते हैं। और हाई एनर्जी स्टेट को हम बीटा कहते हैं, और इसको -1 से डिनोट करते हैं।
सो ये हमारे पास कोई क्वांटम कोई सिंबल है, क्वांटम सिंबल है जिससे हम लो एनर्जी स्टेट और हाई एनर्जी स्टेट को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। तो या तो वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, अलाइन करता है, या क्या करता है हमारे पास वो जो ओरिएंटेशन उसकी होती है या वो अगेंस्ट आ जाता है। अगेंस्ट अगर हम बात करें तो नॉर्थ के सामने नॉर्थ आ जाता है, साउथ के सामने साउथ आ जाता है। हमारे पास रिपल्शन स्टार्ट हो जाती है। रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या करेगा, इंक्रीज आउट कर जाएगा। सो दो स्टेट बन जाएंगे, एक लो एनर्जी स्टेट, एक हाई एनर्जी स्टेट। पहले हमारा न्यूक्लियस था डीजनरेट। जब हमने इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड दे दिया तो इसकी डीजनरेसिटी थी वो खत्म हो गई, एक लो एनर्जी स्टेट में चला गया। एक पॉसिबिलिटी है कि वो लो एनर्जी स्टेट में चला जाए और एक पॉसिबिलिटी ये थी कि हाई एनर्जी स्टेट में चला जाए। तो हमने बेसिकली अपने जो हमारे पास न्यूक्लियस था तो हमने कहा कि स्पिनिंग ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। वो जो स्पिनिंग ऑफ चार्ज पार्टिकल यानी क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड जो कि टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, उसने क्या किया, अपने अलोंग द लाइन अलोंग मैग्नेटिक फील्ड या अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड खुद को लिए अलाइन कर लिया। अब हमने ये देखना है कि जो ये अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, पॉसिबल ओरिएंटेशन ले रहा है, यहाँ दो पॉसिबल ओरिएंटेशन है, तो ये किस तरह से आती है। हमारे पास जो प्रोटॉन के लिए हमारे पास जो प्रोटॉन होता है इसके लिए जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो होता है हमारे पास 1/2। सो जब इसका स्पिन क्वांटम नंबर 1/2 होगा तो इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फार्मूला होता है 2i + 1, और i की जगह हम 1/2 पुट करें +1 तो हमारे पास क्या हो सकती है, 2 इसकी पॉसिबल ओरिएंटेशन आ सकती है कि ये हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन में क्या कर सकता है, खुद को अलाइन कर सकता है। या तो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड के अगेंस्ट जाएगा। लेकिन यूजुअली क्या होता है, हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो बेसिकली हमारा जो मैग्नेट के साथ अलाइन हो जाता है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं आई जो होता है, बेसिकली हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर होता है। आई की वैल्यू हम कैसे पता करते हैं, आई = n/2। n अगर 0 पुट करें तो 0 आ जाएगा, 1 पुट करें तो 1/2 आ जाएगा, 2 पुट करें तो 2 आ जाएगा, 3 पुट करें तो 3/2 आ जाएगा। सो आई की वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से हो सकती है। और जो आई की वैल्यू होती है स्पेसिफिक न्यूक्लियस के लिए स्पेसिफिक होती है। हमारे पास अगर प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन के लिए स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू जो होती है 1/2 होती है। और 1/2 अगर इस स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है तो हमें ये पता करना है कि हमारा जो न्यूक्लियस है बेसिकली वो कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन में क्या कर सकता है, अलाइन कर सकते हैं। तो हम आई की वैल्यू स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला होता है ये वाला 2i + 1, इसे कहते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। मीन हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन में अलाइन कर सकता है। आई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, जब आई की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती है। वो 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन क्या हो सकते हैं कि वो या तो अलोंग द फील्ड जा सकता है या वो अगेंस्ट द फील्ड जा सकते हैं। सो नॉर्मली जो क्या करता है, हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो एज टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। वो क्या करता है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, खुद को अलाइन करने की कोशिश करता है। सो अभी तक हमने ये पढ़ा कि हमारे पास जो न्यूक्लियस है बेसिकली वो टीनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि वहाँ चार्ज होता है। चार्ज क्या करता है, बेसिकली वो स्पिन करता है, स्पिनिंग ऑफ चार्ज क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड। उसका एक नॉर्थ पोल होता है, उसका एक साउथ पोल होता है। और नेक्स्ट हमारे पास जब हमने कहा उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बेसिकली क्या होता है, वो डीजनरेट होता है। उसका मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी हो सकता है। और जब उसको हम एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका जो टीनी मैग्नेट था जो कि एज नॉर्थ पोल और साउथ पोल उस पर क्रिएट हो रहा था, वो क्या हो सकता है, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो सकता है या अगेंस्ट द मैग्नेटिक फील्ड अलाइन हो सकता है। अलोंग मीन के उसका साउथ नॉर्थ के सामने आ जाएगा और नॉर्थ साउथ के सामने आ जाएगा, तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे। अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम डिक्रीज हो जाती है, तो वो हमारे पास लो एनर्जी स्टेट होगी, उसे अल्फा स्टेट कहेंगे, +1 से डिनोट करेंगे। और हमारे पास अगेंस्ट द फील्ड होगा वो कुछ इस तरह से अलाइन करेगा कि साउथ साउथ के सामने आ जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ के सामने आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास रिपल्शन स्टार्ट होगी। रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम इंक्रीज आउट कर जाता है, वो हमारे पास हाई एनर्जी स्टेट होती है, उसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो हमारे पास -1 से हम उसकी जो होता है सिंबल होता है क्वांटम स्टेट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हमने कहा कि हमारे पास ये कैसे पता चल रहा है कि 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन में डिवाइड कर रहा है। तो कोई भी जब चीज़ को स्पिन करते हैं उसका कोई एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला जो होता है बेसिकली वो हमारे पास होता है 2i × i + 1। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है। कोई भी चीज़ आप स्पिन करती है, इस तरह कोई चीज़ लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रही होती है ना, तो हम कहते हैं उसका लीनियर मोमेंटम है। इसी तरह अगर कोई चीज़ अपने सर्कल के अराउंड क्या कर रही है कि सर्कल वो रोटेट कर रही होगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है 2i × i + 1। यहाँ i बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर है और वो स्पिन क्वांटम नंबर हमारे पास स्पेसिफिक न्यूक्लियस के लिए स्पेसिफिक होता है, प्रोटॉन के लिए 1/2 होता है। और हमने कहा कि कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशन में डिवाइड करेगा वो हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी बताएगी, जो कि फार्मूला होता है 2i + 1। इसमें हम आई की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती हैं। तो हमारे पास प्रोटॉन के लिए 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन है कि वो अलोंग द फील्ड जा सकता है या अगेंस्ट द फील्ड जा सकता है। सो हमने अभी तक ये सीखा है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो टीनी मैग्नेटिक तरह बिहेव करता है।
और वो डीजनरेट न्यूक्लियस होता है। जब इसको हम क्या करते हैं, हाई एनर्जी एक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं जिसकी स्ट्रेंथ एच नॉट है। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है वो टेस्ला होता है या हमारे पास गॉस होता है। जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो वो अब टू पॉसिबल ओरिएंटेशन में क्या कर लेगा, खुद को अलाइन कर लेगा। तो इसको हम डायग्राम के फॉर्म में देखने की कोशिश करते हैं। अगर इसको डायग्राम के फॉर्म में देखना चाहें हम, सपोज करें पहले हमारे पास न्यूक्लियस ये वाला था, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली एनर्जी है। एनर्जी जो है ऊपर इंक्रीज हो रही है। जब डीजनरेट न्यूक्लियस था तो वो कुछ इस टाइप का था, उसकी एनर्जी जीरो थी। यहाँ से जीरो से +1 ऊपर जाएगी और जीरो से -1 में डिक्रीज हो रही है। तो क्या करेंगे, जब वो अलोंग द फील्ड हो जाता है, मीन जब वो नॉर्थ साउथ के सामने आता है, साउथ नॉर्थ के सामने आ जाता है, तो वो अट्रैक्शन वहाँ होती है, अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम डिक्रीज हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, कुछ इस तरह से हो जाएगी। इसे हम कहेंगे अल्फा स्टेट, और इसको +1 से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। और जब वो अगेंस्ट द फील्ड चला जाता है तो हमारे पास वो कुछ इस तरह से अलाइन हो जाता है, इसको कहेंगे हम बीटा स्टेट, और इसको हम क्या करेंगे, -1 से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो टू स्पिन स्टेट में क्या हो जाता है, वो स्प्लिट हो जाता है, एक अल्फा स्टेट में एक बीटा स्टेट में। सो हमारे पास जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की पॉसिबल ओरिएंटेशन जब हमारे पास न्यूक्लियस लेता है, जब वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो या तो वो अल्फा स्टेट में जाएगा या बीटा स्टेट में जाएगा। लेकिन मोस्टली क्या करता है, वो यूजली अलोंग द फील्ड क्या हो जाता है, अलाइन हो जाता है। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस मीन बेसिकली हम सैंपल लेते हैं, एक सैंपल लेंगे, सैंपल मीन उसमें 1 मोल ले लेते हैं, 1 मोल मीन 6.02 × 10⁻23 न्यूक्लियस है। तो क्या सारे के सारे अलोंग द फील्ड हो जाएंगे। तो वो वहाँ क्या बेसिकली हमारे पास बोल्ट जो हमारे पास बोल्टमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बेसिकली बताता है कि मोस्टली जो होता है वो जो ग्राउंड स्टेट होता है उसमें जो न्यूक्लियाई होते हैं वो ज़्यादा अलाइन हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो अगेंस्ट द फील्ड चले जाते हैं। तो कुछ क्या करेंगे, अलोंग द फील्ड अलाइन करेंगे, ज़्यादा अलोंग द फील्ड अलाइन करेंगे, और जो कम होंगे वो बेसिकली वो क्या करेंगे, अगेंस्ट द फील्ड जाएंगे। सो हमारे पास टू स्पिन स्टेट बन जाएंगी, एक अल्फा स्टेट एक बीटा स्टेट। और इससे फिर क्या होगा, आगे हम मूव करते हैं। इसकी डायग्राम हमने देख ली कि जब भी हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में किसी भी न्यूक्लियस को रखते हैं तो वो टू स्पिन स्टेट में क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, एक अल्फा स्टेट कहते हैं, बीटा स्टेट कहते हैं, उसको डायग्राम के फॉर्म में भी हमने देख लिया है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास जो न्यूक्लियस था बेसिकली, हमारे पास जो न्यूक्लियस है बेसिकली, ये न्यूक्लियस है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का बना होता है। अब जो प्रोटॉन है वो बेसिकली हमारे पास चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन जो है बेसिकली वो क्या है, न्यूट्रल पार्टिकल है। तो क्या प्रोटॉन स्पिन करता है, क्या न्यूट्रॉन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है, क्या न्यूट्रॉन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो क्या है, चार्जलेस पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है, उसमें चार्ज नहीं है। तो क्या वो भी इसमें क्या करेगा, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल क्रिएट करेगा। तो डेफिनेटली वो भी करता है। क्यों, न्यूट्रॉन जो है हमारे पास बेसिकली वो न्यूट्रल पार्टिकल, हम कहते हैं न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रल पार्टिकल है, न्यूट्रल पार्टिकल है। लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल है, बट अगर इसकी हम मजीद इसके सब एटॉमिक पार्टिकल में देखें, जो न्यूट्रॉन होता है बेसिकली हमारे पास क्वार्क्स का बना होता है, क्वार्क्स का। और क्वार्क्स कौन से होते हैं, बेसिकली वो 3 टाइप के क्वार्क्स होते हैं। वो 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क का बना होता है। डाउन क्वार्क की जो वैल्यू होती है -1/3 होती है, और अप क्वार्क की वैल्यू होती है +2/3 होती है। जब ओवरऑल चार्ज मिलाते हैं इसको, -1/3 -1/3 +2/3, तो जो हमारे पास वैल्यू निकलती है वो 0 निकलती है। सो हमारे पास जो न्यूट्रॉन है बेसिकली वो न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि उसका जो सम ऑफ चार्ज है वो क्या हो रहा है, सम होकर 0 आ रहा है, इसलिए वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल वो इसलिए मतलब नहीं है कि उसका चार्ज नहीं है, चार्ज उस पर है, क्योंकि वो जब उसके हम सब एटॉमिक पार्टिकल की तरफ जाते हैं, क्वांटम स्टेट की तरफ जाते हैं, तो वो 2 डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क का बना होता है, और एक डाउन क्वार्क की जो वैल्यू होती है -1/3 होती है। जब उसको प्लस करते हैं तो ओवरऑल 0 आ जाता है। तो न्यूट्रॉन पे चार्ज जब हम उसको क्वांटम स्टेट में जाते हैं तो वो क्वार्क्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसके सब एटॉमिक पार्टिकल। तो न्यूट्रॉन इसलिए न्यूट्रल नहीं है कि उस पर चार्ज नहीं है, न्यूट्रॉन इसलिए न्यूट्रल है कि उसका जो सम ऑफ चार्ज है वो बेसिकली 0 हो रहा है। जब वो चार्ज मूव करेंगे तो डेफिनेटली न्यूट्रॉन का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी। तो हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जब दोनों होते हैं हमारे पास, चार्ज पार्टिकल जब स्पिन करते हैं, स्पिन से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने कहा कि अगर वो सपोज करें इस तरह वो स्पिन कर रहा है तो
इसका यहाँ जो होगा नॉर्थ पोल होगा, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग यहाँ जो हमारे पास होगा वो साउथ पोल होगा। ये टेनी मैग्नेट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। उसमें न्यूट्रॉन का भी क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट होगी। न्यूट्रॉन ऑल्दो इट इज न्यूट्रल पार्टिकल, बट अगर हम इसके क्वांटम स्टेट में जाएंगे तो इसके जो क्वार्क्स होते हैं बेसिकली वो उस पर चार्ज होता है। न्यूट्रॉन इसलिए न्यूट्रल है क्योंकि उसका सम ऑफ चार्ज जीरो है। और न्यूट्रॉन जो है इसलिए न्यूट्रल नहीं है कि वो उस पर चार्ज नहीं है, चार्ज उस पर है लेकिन वो सम होकर क्या जाता है, जीरो आ जाता है। तो बेसिकली यहाँ भी चार्ज क्या करेगा, स्पिन करेगा। जब स्पिन करेगा तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा। और जब मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगा तो वो टेनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। और जब उसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो पॉसिबल ओरिएंटेशन लेता है। पॉसिबल ओरिएंटेशन हम स्पिन मल्टीपलिसिटी से क्या कर सकते हैं, काउंट आउट कर सकते हैं। जब भी कोई चार्ज स्पिन करते हैं, हमने कहा कि जब वो मूव कर रहा था लीनियर वेलोसिटी से अकॉर्डिंग टू फिजिक्स उसका लीनियर मोमेंटम होता है, और जब वो स्पिन कर रहा होता है तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है। और आई जो है बेसिकली वो क्या होता है, हमारे पास क्वांटम नंबर होता है किसी भी न्यूक्लियस का, और क्वांटम नंबर स्पेसिफिक न्यूक्लियस के लिए स्पेसिफिक होता है। हमने कहा कि हमारे पास प्रोटॉन है, बेसिकली उसके लिए जो क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 1/2 होती है, और उसकी जो होती है 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन हो सकती है। ओरिएंटेशन और भी हो सकती है, वो आई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। सपोज करते हैं हमारे पास आई की वैल्यू 3/2 थी, जो कि हमारे पास फ्लोरीन के लिए होती है। आई की वैल्यू जो हमारे पास फ्लोरीन के लिए है वो हमारे पास 3/2 है। तो अगर हम इसकी स्पिन मल्टीपलिसिटी फाइंड आउट करें, 2i + 1, 2 × 3/2 + 1, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, 3 + 1 = 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन। सो जब हम, ये हमारे नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है। जब हम न्यूक्लियाई को रखेंगे इसके अंदर तो हमारे पास वो 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन ले सकता है। 2 तो वो ऐसी होंगी कि वो एक तो वो अलॉन्ग द फील्ड लाइन जाएगा ऐसे, और दूसरी वो ओरिएंटेशन क्या होगी कि वो अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा, कि साउथ इधर आ जाएगा और नॉर्थ इधर आ जाएगा। 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्या होगी, नेक्स्ट ये होगी कि हमारे पास कुछ वो जब अलग अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड देंगे तो यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। तो ये बेसिकली क्या होगी, हमारे पास अगेंस्ट द फील्ड कुछ ऐसा होगा, फिर इधर चला जाएगा। तो हमारे पास 4 एक ये वाली होगी, एक ये वाली होगी, एक ये वाली होगी। हमारे पास जो, अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, ये अगेंस्ट द फील्ड, ये अलोंग द फील्ड, या अगेंस्ट द फील्ड, ये हमारा न्यूक्लियाई है। और अगर इसको रेफरेंस ले, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये अलोंग द फील्ड हो गया, ये अगेंस्ट द फील्ड हो गया, ये कुछ अगेंस्ट द फील्ड हुआ, और ये फुल अगेंस्ट द फील्ड हो गया। तो ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, बेसिकली 4 पॉसिबल ओरिएंटेशन ले सकते हैं। लेकिन हमने प्रोटॉन को डिस्कस करना होता है, प्रोटॉन के लिए वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन होती है। या वो अलोंग द फील्ड ले सकता है, या वो अगेंस्ट द फील्ड जा सकता है। तो बेसिकली वो क्या होता है, उसकी डीजनरेसी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, और वो 2 जो स्पिन स्टेट में क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, जिसकी हमने डायग्राम की फॉर्म में हमने देखा। अगर सपोज करें ये एनर्जी है तो वो क्या करेगा, कुछ अल्फा स्टेट में, और वो बीटा स्टेट में क्या हो जाएगा, उसकी स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये बीटा स्टेट है हमारे पास। तो इसको +1 से डिनोट करते हैं, इसको -1 से डिनोट करते हैं। तो ट्रांजिशन बेसिकली हमारे पास जो होगी वो अल्फा से बीटा की तरफ होगी। सो हमने न्यूक्लियस पढ़ा, हमने मैग्नेटिक पढ़ा, अब हमने रेजोनेंस की तरफ आना है। रेजोनेंस बेसिकली क्या होती है, हमारे पास जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है, हमारे पास जो रेजोनेंस का कंसेप्ट है, ये यहाँ कुछ डिफरेंट है। हमने क्या किया, हमने नॉर्थ पोल लगाया, ये हमारे पास नॉर्थ पोल था, ये हमारे पास साउथ पोल था। हमने अपने न्यूक्लियाई को सपोज करते हैं वो क्या हो गया, अलोंग द फील्ड लाइन हो गया जब इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड हमने रखे। ये नॉर्थ इधर, ये साउथ इधर, मतलब ये लो एनर्जी स्टेट में चला गया है, क्योंकि अट्रैक्शन से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम क्या कर दिया, डिक्रीज आउट कर जाती है। तो क्या करता है बेसिकली, हमारे पास जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को रखते हैं H0, जिसको टेस्ला देते हैं, सपोज करें 1 टेस्ला दिया है, तो वो हमारा जो न्यूक्लियाई है बेसिकली वो क्या करेगा, वो जब एक तो वो अलाइन कर जाता है, दूसरा काम क्या करता है, वो बेसिकली वो प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देता है। प्रिसीजन मीन क्या है, प्रिसीजन का मतलब ये है कि हमारे पास जो लट्टू की मूवमेंट होती है, जब उसको हम टर्न आउट करते हैं, सबसे पहले तो वो क्या करता है बेसिकली, वो अपने पिवट पॉइंट के अराउंड क्या करता है, वो रोटेट कर रहा होता है। लेकिन जैसे ही टाइम पास होता है तो वो क्या करने लगता है, उसकी मोशन जब स्लो होती है तो वो गिरने पे आता है। जब वो डाउनफॉल उसका होने लगता है तो वो कुछ इस टाइप की मूवमेंट करता है, इस टाइप की मूवमेंट को क्या कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। इस टाइप की मूवमेंट का मतलब ये है कि हमारे पास जो
उसका पीवट पॉइंट सेम रहता है, लेकिन कोई भी चीज़ होती है जब वो मूव करती है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या करता है, चेंज होता रहता है। अगर वो ऐसे ऐसे मूव करेगा तो बेसिकली उसका क्या करेगा, जो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। इट मीन हमारे पास वो जो मूवमेंट होती है वो जो होती है प्रिसीजन होती है। सेम हमारे पास न्यूक्लियाई क्या करता है, एक तो वो अलॉन्ग द फील्ड क्या रहता है, वो अलाइन हो जाता है, दूसरा ये करता है तो वो प्रिसीजन करना स्टार्ट करता है। प्रिसीजन मैंने समझाया कि हमारे पास जो लिटो की मूवमेंट होती है जब वो डाउनफॉल उसका होने पे आता है तो वो कुछ इस टाइप से लड़खड़ाने लगता है। जो लड़खड़ाने वाली मूवमेंट है बेसिकली वो हमारे पास क्या होती है, उसे प्रिसीजन कहते हैं। उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वो बेसिकली क्या हो रहा होता है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है। मीन अगर हम न्यूक्लिया की तरह बात करेंगे तो हमारे पास नॉर्थ पोल को कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो क्या बना रहा होगा, एक सर्कुलर मोशन बना रहा होगा। और अगर सर्कुलर मोशन बना रहा है इट मीन यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से वो क्या कर रहा है, प्रिसीजन कर रहा है। उसका नॉर्थ पोल कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, क्योंकि प्रिसीजन जो मूवमेंट होती है बेसिकली वो जो हमने कहा कि लट्टू की मूवमेंट होती है वो जब डाउनफॉल उसका होने पे आता है उस टाइम जो उसकी मूवमेंट होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। जहाँ से अगर हम न्यूक्लियर को उससे रिलेट करेंगे तो वो क्या हम उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन करेंगे कि उसका जो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो क्या कर रहा होगा, बेसिकली प्रिसीजन कर रहा होगा। और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो प्रिसीजन कर रहा होता है उसे कहते हैं लार्मर फ्रीक्वेंसी। लार्मर फ्रीक्वेंसी, लार्मर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बेसिकली हमारे पास जो न्यूक्लियर होता है वो दो काम करता है। जब अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं एक तो वो अलोंग द फील्ड अलाइन हो जाता है, फिर वो क्या करता है, प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देता है। और प्रिसीजन से उसका जो नॉर्थ पोल होता है कभी इधर चला जाता है, 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 तो इसे कहते हैं प्रिसीजन मूवमेंट। और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ वो प्रिसीजन कर रहा होगा उसे कहेंगे लार्मर फ्रीक्वेंसी। उसका जो फार्मूला होता है लार्मर फ्रीक्वेंसी का, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू गैमा एच नॉट, ये होता है। और गैमा होता है बेसिकली ये हमारे पास ग्रेविमेट्रिक रेशो होती है, ग्रेविमेट्रिक रेशो, और ये कांस्टेंट होती है। और ये हर न्यूक्लियाई के लिए डिफरेंट होती है, हर प्रोटॉन के लिए। जो हमारे पास बेयर प्रोटॉन होगा उसके लिए गैमा की वैल्यू क्या होगी, हाई होगी। और जो हमारे पास बेयर मीन जो हमारे पास कोई बॉन्डेड प्रोटॉन नहीं है, और वो प्रोटॉन जो बॉन्डेड है जब उसका मैस हैवी होता जाता है तो बेसिकली क्या करता है, उसकी गैमा रेशो जो होती है बेसिकली वो डिक्रीज आउट करना स्टार्ट कर देती है। तो गैमा रेशो जो ग्रेविमेट्रिक रेशो है वो क्या करते हैं, बेयर प्रोटॉन की ज़्यादा होती है, और हमारे पास जो बॉन्डेड प्रोटॉन की जो ग्रेविमेट्रिक रेशो होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्योंकि हैवी प्रोटॉन हैज़ डिफरेंट मैस एंड चार्ज, तो जिसका मैस हाई होगा उसकी ग्रेविमेट्रिक रेशो कम, और जिसका मैस लो होगा उसकी ग्रेविमेट्रिक रेशो हाई। और प्रोटॉन का मैस हमारे पास लो होता है तो हमारे पास उसकी ग्रेविमेट्रिक रेशो क्या होती है, बेसिकली हाई होती है। और एक कांस्टेंट टर्म है हर न्यूक्लियाई के लिए क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। और यहाँ से हम रिलेशन ड्राइव आउट कर सकते हैं कि हमारे पास जो एंगुलर ये जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच नॉट की, अप्लाइड फ्रीक्वेंसी की। इट मीन जो हमारे पास ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है जो कि हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिया हुआ है, जितना हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड को ज़्यादा करेंगे, सपोज करें 1 टेस्ला था तो इसकी प्रिसीजन फ्रीक्वेंसी जो थी वो कम 64 मेगाहर्ट्ज थी। 64 मेगाहर्ट्ज के साथ वो क्या कर रहा था, सपोज करें वो प्रिसीजन कर रहा था हमारा न्यूक्लियस। जब इसको 2 टेस्ला कर देंगे सपोज करें तो इसकी सपोज करें 80 हो जाएगी, 80 मेगाहर्ट्ज। इट मीन कि हमारे पास जितना अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी एच नॉट, उतना ही हमारा क्या होगा, लार्मर फ्रीक्वेंसी होगी। जितनी लार्मर फ्रीक्वेंसी होगी उतनी लार्मर फ्रीक्वेंसी के साथ वो हमारा जो न्यूक्लियाई होगा वो क्या करेगा, प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा। तो हमारे पास सपोज करते हैं 1 टेस्ला थी तो वो 64 मेगाहर्ट्ज के साथ क्या कर रहा था, वो प्रिसीजन कर रहा था, और उसकी प्रिसीजन की जो फ्रीक्वेंसी थी लार्मर फ्रीक्वेंसी वो 64 मेगाहर्ट्ज थी। अब हम क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर लेके आते हैं। ये हमारे पास क्या है, रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर। रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेटर ये क्या करते हैं, हम क्या करते हैं बेसिकली इसको ऑसिलेट करवाते हैं। ये हमारे पास ऑसिलेटर होता है, इसमें जो ये बेसिकली रेडियो वेव्स क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमने पढ़ा है, उसमें रेडियो वेव होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बेसिकली। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, बेसिकली 2 कंपोनेंट का मिलकर बनी होती हैं। एक हमारे पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है और एक हमारे पास क्या होता है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड होता है। और इसमें भी क्या है, बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इधर भी मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब हम रेडियो ऑसिलेटर को, जब जो हमारे पास रेडियो ऑसिलेटर है उसको जब हम ऑसिलेट करवाते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसा ऐसा इंक्रीज करना स्टार्ट करते हैं, तो जब रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो ऑसिलेटर है उसकी फ्रीक्वेंसी जब 64 मेगाहर्ट्ज होती है, अगर सपोज करें 1 टेस्ला पे हमारा जो ये पूरा सिस्टम है ऑपरेट कर रहा है,
और वो 64 मेगाहर्ट्ज के साथ नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के साथ वो क्या कर रहा था, प्रिसीजन कर रहा था। जब हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 64 मेगाहर्ट्ज होगी, तो इन दोनों की जब फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो उस कंडीशन को कहेंगे हम रेजोनेंस। तो क्या करेगा, बेसिकली वहाँ रेजोनेंस होगी, और जब रेजोनेंस होगी तो हमारे पास जो लाइट होगी, पहले वो ट्रांसमिटेड लाइट ट्रांसमिट करा जाएगा, और लाइट जो ट्रांसमिटेड लाइट होगी हमारे पास डिटेक्टर के पास पहुंचेगी। ये हमारे पास क्या डिटेक्टर है। लेकिन जब उसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी 64 मेगाहर्ट्ज होगी, तो जब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी तो वो कंडीशन होगी रेजोनेंस। जब वो रेजोनेंस होगी तो वो एनर्जी क्या करेगा, वो ऑब्जॉर्व करेगा। वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद जो हमारा न्यूक्लियस होगा वो फ्लिप होकर अगेंस्ट द फील्ड आ जाएगा। वो कुछ इस तरह से इधर साउथ पोल उसका बन जाएगा, इधर उसका नॉर्थ पोल बन जाएगा, इधर उसका नॉर्थ पोल बन जाएगा, सॉरी इधर क्या बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा। तो हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आ जाएगा। तो ये होती है बेसिकली रेजोनेंस की कंडीशन। रेजोनेंस की कंडीशन ये है कि हमारे पास जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देता है। प्रिसीजन मीन कि हमने वो प्रिसीजन की मूवमेंट को समझने की कोशिश किया है कि उसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है वो क्या होता है, वो चेंज हो रहा होता है। पिवट पॉइंट सेम होता है। पिवट पॉइंट मीन जहाँ वो रोटेट कर रहे हैं, लेकिन जब वो गिरता है तो जो हमारे पास लड्डू की मूवमेंट होती है, जब वो उसमें डाउनफॉल होने पे आता है तो वो कुछ लड़खड़ाने लगता है। तो जो वो वाली मूवमेंट होती है बेसिकली यही हमारी न्यूक्लियस की होती है। मीन उसका नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, कंटिन्यूस मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो सपोज करें हमारी 1 टेस्ला फ्रीक्वेंसी थी, हमने कहा ओमेगा नॉट जो होता है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली रिलेशन में होता है। इतनी ये ज़्यादा होगी, इतनी ये ज़्यादा होगी। हमारे पास 64 मेगाहर्ट्ज के साथ वो क्या कर रहा था, प्रिसीजन कर रहा था। हमें रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर परपेंडिकुलर लेके आना है। हमें क्या करना है, इसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाना है। तो सबसे पहले हम 10 मेगाहर्ट्ज देंगे, 20 मेगाहर्ट्ज देंगे, क्योंकि ये 64 मेगाहर्ट्ज के साथ प्रिसीजन कर रहा है। तो बाकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या करता जाएगा, ट्रांसमिट करता जाएगा, और ट्रांसमिटेड जो होगी वो क्या पहुंचेगी, डिटेक्टर के पास पहुंचेगी। लेकिन जब भी वो क्या करेगा, 64 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास रेडियो ऑसिलेटर की, रेडियो ऑसिलेटर की, तो वो क्या करेगा, बेसिकली उस एनर्जी को वो क्या करेगा, ऑब्जॉर्व करेगा। और एनर्जी ऑब्जॉर्व करने के बाद वो क्या करेगा, अगेंस्ट द फील्ड वो क्या चला जाएगा, हमारा जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली क्या करेगा, अगेंस्ट द फील्ड फ्लिप हो जाएगा। और जब अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, अब्जॉर्प्शन का सिग्नल मिल जाएगा। वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। सबसे पहले हमारे पास ट्रांसमिटेड हो रही थी, लेकिन जब भी वो 64 मेगाहर्ट्ज हुई हमारे पास शार्प सिग्नल मिलेगा ऐसे, फिर वो ट्रांसमिटेंस स्टार्ट कर देगा ऐसे। तो कुछ इस टाइप का हमें क्या मिलता है, बेसिकली ग्राफ देखने को मिलता है। और हमने कहा कि जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, एच नॉट की होती है। जितना हमारे पास नॉर्मल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करनी है अगर हमने, तो हमें अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली जो हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लेके आएंगे उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी, ताकि जब रेजोनेंस की कंडीशन होगी, सपोज करें 80 मेगाहर्ट्ज अगर 2 टेस्ला हम ले लेते हैं और उसकी 80 मेगाहर्ट्ज के साथ सपोज करते हैं वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के साथ वो प्रिसीजन कर रहा है, तो हमारे पास जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होगा, और इसमें क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूसली चेंज होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कंटिन्यूसली ये चेंज हो रहा होता है। तो इधर भी वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, इधर भी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों की क्या होगी, बेसिकली ये जब रेजोनेंस की कंडीशन आएगी, जब दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच करेगी तो वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करेगा, और वो एनर्जी ऑब्जॉर्व करके किस अगेंस्ट फील्ड चला जाएगा, और वहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, बेसिकली एक ऑब्जॉर्प्शन की इंटेंस पीक आती है। और इससे हम फिर आगे क्या करते हैं, हम अपने स्ट्रक्चर फार्मूला बेसिकली क्या होते हैं, इस ग्राफ को इंटरप्रिटेशन करते हैं इसकी, और हम अपने जो अननोन सैंपल होता है उसका बेसिकली हम क्या निकाल सकते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला डिटर्मिनेशन उसके कर सकते हैं। सो अभी तक हमने इसके न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के प्रिंसिपल और इंस्ट्रूमेंटेशन देखने की बात किया है। इसमें डिटेक्टर होगा, हम क्या करते हैं, अपना सैंपल लेके आते हैं, सैंपल को इसमें रखते हैं और 2 स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बीच में रखते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, हमारे पास जो न्यूक्लियस होते हैं बेसिकली उसमें वो क्या हो जाते हैं, अलॉन्ग द फील्ड हो जाते हैं और कुछ अगेंस्ट द फील्ड चले जाते हैं। लेकिन बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लोअर एनर्जी स्टेट में जो होते हैं वो न्यूक्लियर वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू जो हायर एनर्जी स्टेट है उसमें। तो फिर हम क्या करते हैं, जब वो प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा तो सपोज करें उसकी फ्रीक्वेंसी 64 मेगाहर्ट्ज थी, तो जब हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लेके आएंगे और जब उसकी फ्रीक्वेंसी उसके साथ मैच करेगी तो वो उस एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा। एनर्जी ऑब्जर्व करने के बाद वो अगेंस्ट द फील्ड क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा। जब वो अगेंस्ट द फील्ड फ्लिप हो जाएगा तो हमारे पास से क्या हो जाएगा, बेसिकली एक इंटेंस ऑब्जर्वेशन पीक मिलेगी। और इस फिर ग्राफ को हम क्या करते हैं, आगे अपने स्ट्रक्चर फार्मूले के डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल, और बेसिकली और क्या था हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंटेशन भी हमने इसी में डिस्कस किया। इसमें डिटेक्टर होता है, डिटेक्टर क्या करता है, सबसे पहले वो ट्रांसमिटेड लाइट को क्या करता जाएगा, वो मतलब डिटेक्ट करता जाएगा। जब ऑब्जर्वेशन होगा तो हमारे पास एक सिग्नल दे देगा और वो सिग्नल डिटेक्टर के पास जाएगा और हमें ग्राफ की सूरत में एक डाटा मिलेगा। उस डाटा को हम फिर क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं
कि हमारे पास जो अननोन सैंपल है उसका जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो बेसिकली क्या हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी की। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? हमने कहा कि हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है, एक हमारे पास क्या होता है साउथ पोल होता है। हम अपने न्यूक्लियाई को क्या रखते हैं, वो क्या होता है बेसिकली वो अलोंग द फील्ड खुद को क्या करता है अलाइन कर लेता है। इसका नॉर्थ पोल इधर हो जाता है, इसका साउथ पोल इधर हो जाता है, और वो क्या करता है अलोंग द फील्ड खुद को अलाइन कर लेता है। जब वो अलोंग द फील्ड अलाइन करेगा, क्योंकि साउथ एंड नॉर्थ अट्रैक्ट ईच अदर, तो पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम डिक्रीज हो जाएगी, तो इसे कहेंगे लो एनर्जी स्टेट, अल्फा स्टेट। और जो अगर अगेंस्ट द फील्ड चला जाएगा तो रिपल्शन होगी, साउथ साउथ के सामने आ जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ के सामने आ जाएगा। नॉर्थ से क्या हो जाता है बेसिकली रिपल्शन से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम इंक्रीज आउट कर जाती है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी बेसिकली हाई एनर्जी स्टेट हो जाएगी। उसको बीटा से डिनोट करेंगे और उसको -1 से डिनोट करते हैं। हमारे पास जो न्यूक्लियर होता है वो कितने पॉसिबल ओरिएंटेशन दे सकते हैं। हमने कहा कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फार्मूला होता है उससे हम क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं 2y+1 से। आई जो होता है बेसिकली किसी भी न्यूक्लियस के लिए स्पेसिफिक क्वांटम नंबर होता है, स्पिन क्वांटम नंबर होता है, और हमारे पास जो प्रोटॉन है उसके लिए क्या होता है 1/2 होता है। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अब हमारे पास है पॉपुलेशन डेंसिटी। सपोज करते हैं हमारे पास एक हाई एनर्जी स्टेट ये वाली थी, इसको हम कहते हैं अल्फा स्टेट, इसको कहते हैं बीटा स्टेट। इसको +1 से डिनोट करते हैं, इसको -1 से डिनोट करते हैं। जब हमने अपने न्यूक्लियाई को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, तो सपोज करें हमारे पास 10 न्यूक्लियाई थे। 10 न्यूक्लियाई क्या करते हैं अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के हमारे पास कुछ ऐसे होंगे, ज़्यादा जो होंगे बेसिकली वो इसमें अलाइन करेंगे 1 2 3 4 5 6 इधर है, और 4 क्या होंगे बेसिकली अगेंस्ट द फील्ड चले जाएंगे। ये हमारे पास क्या है बेसिकली अकॉर्डिंग टू बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। तो जब हम फ्रीक्वेंसी देंगे, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर करेंगे, तो वो क्या करेगा एक इधर से जंप करेगा और हाई एनर्जी में चला जाएगा, और फिर अगेन एक जंप करेगा। जब वो एक इधर जंप करेगा तो हमारे पास इधर भी 5 हो जाएंगे, इधर भी 5 हो जाएंगे। जब दोनों में पॉपुलेशन इक्वल हो जाती है, जब इक्वल पॉपुलेशन से क्या होता है बेसिकली हमारे पास वहाँ सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है। जब सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा तो हमारे पास वो कंडीशन है कि हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट में जो न्यूक्लियाई की तादाद होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू हायर स्टेट। इसको अगर हम n0 से डिनोट करें और इसको हम n1 से डिनोट करें हायर एनर्जी स्टेट को, तो कंडीशन ये है कि हमारे पास जो अगर n1/n0 जो हमारे पास है, अगर सपोज करें 1 के इक्वल है, इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो हमारे पास NMR सिग्नल नहीं आएगा, क्योंकि इक्वल पॉपुलेशन पे ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ऑब्जॉर्प्शन तो ट्रांजिशन जब होनी है तभी सिग्नल हमारे पास मिलेगा ना। अगर यहाँ भी 5 जाते हैं यहाँ भी 5 हो जाते हैं, 5 और 5 = 1, जब इन दोनों की वैल्यू 1 के इक्वल आ जाएगी तो हमारे पास ऑब्जॉर्प्शन सिग्नल नहीं मिलेगा। दूसरा क्या होता है, अगर हमारे पास सपोज करते हैं n1 में ज़्यादा हो जाती है, जब वो n1 में ज़्यादा हो जाएंगे n0 में कम हो जाएंगे, तो डेफिनेटली जो आंसर आएगा वो ग्रेटर में माना जाएगा। हमारे पास इस केस में भी क्या होगा सिग्नल नहीं मिलेगा, इस केस में भी सिग्नल नहीं मिलता, इस केस में भी सिग्नल नहीं मिलता। और सपोज करें अगर हम n1/n0 की जो वैल्यू है उसको <1 कर लें, मतलब इसमें ज़्यादा हूँ इसमें कम हूँ, तो हमारे पास ये जो कंडीशन होती है ये फिजिबल होती है ट्रांजिशन के लिए। जब ये वाली कंडीशन हमारे पास होगी तो ये हमारे पास क्या होगा बेसिकली पॉपुलेशन डेंसिटी मीन्स हमारे पास जो लोअर एनर्जी स्टेट है n0 है उसमें हमारे पास न्यूक्लियाई की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो ट्रांजिशन कर सके हायर एनर्जी स्टेट में। और अगर ग्रेटर देन 1 होगी तो NMR सिग्नल नहीं आएगा, अगर 1 होगी तो हमारे पास ग्रेटर सिग्नल नहीं आएगा। तो हम क्या करें बेसिकली कि हम पॉपुलेशन इन्वर्जन को क्या कर दें इंक्रीज करें, कि हमारे पास जो सपोज करें अभी हमारे पास 6 है इधर और इधर 4 है, हम कौन सा ऐसा काम करें कि हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट है बेसिकली उसमें जो न्यूक्लियाई की तादाद है वो ज़्यादा हो जाए। तो एक फार्मूला होता है मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है कि हमारे पास n1/n0 की जो रेशो होती है वो = e की पावर -ΔE/kb ΔT इसके इक्वल होती है। यहाँ जो टेम्परेचर है, जहाँ जिस टेम्परेचर पे हम काम कर रहे होते हैं, रूम टेम्परेचर है, के भी हमारे पास ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, और हमारे पास जो ΔE है ई भी क्या है हमारे पास कांस्टेंट टर्म है। हम ये कह सकते हैं n1/n0 जो है बेसिकली वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ΔE के। अगर हम ΔE को इंक्रीज कर लें, मीन हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस है ये वाला अगर हम इंक्रीज कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा बेसिकली n1/n0 की रेशो जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। इट मीन के n0 में क्या होंगे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएंगे। अगर सपोज करें ये इस तरह था, अगर मैं इसको थोड़ा इंक्रीज आउट कर देता हूँ, इधर आ जाता है, तो हमारे पास अब जो पहले 6 आ रहे थे इसमें अब 8 आ जाएंगे ऐसे।
1 2 3 4 5 6 7 8, और जो हायर एनर्जी में चले जाएंगे वो बेसिकली वो 2 चले जाएंगे। ये कब करेंगे? जब हम दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। अब जो एनर्जी डिफरेंस हम इंक्रीज किया, ये कैसे करेंगे? हमें पता है जो डेल्टा ई होता है वो एच न्यू फ्रीक्वेंसी के क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशन में होता है। और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नॉट, वो हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, हमारे पास डायरेक्टली रिलेशन में है। अगर फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली रिलेशन में है, तो एनर्जी क्या होगी, इसके डायरेक्टली रिलेशन में होगी। सो हमें क्या करना होगा, बेसिकली हम क्या करेंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे। जब हमारे पास अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देंगे तो इन दोनों के बीच में जो गैप होगा तो फ्रीक्वेंसी उसकी क्या होगी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। जब नॉर्मल फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी का एनर्जी के साथ डायरेक्टली रिलेशन है, तो हमारे पास जो एनर्जी स्टेट होगा उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब वो एनर्जी स्टेट का डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास जो न्यूक्लियाई होंगे बेसिकली एन नॉट में ज़्यादा जाएंगे, एन में क्या हो जाएंगे, N1 अब ये वाला होगा इसमें 2 चले जाएंगे। तो हमारे पास जो पॉपुलेशन इन्वर्जन था हमने काफ़ी बढ़ा दिया है। अब क्या होगा, हमारे पास जो NMR सिग्नल होगा वो ज़्यादा अच्छा आएगा एज कम्पेयर टू ये वाली रेशो जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। जब ये वाली रेशो ज़्यादा हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम कहेंगे कि हमारे पास जो NMR सिग्नल के जो फिजिबल कंडीशन ये वाली है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है उसको हम इंक्रीज करते हैं ताकि हमारे पास जो इसका एनर्जी डिफरेंस है वो ज़्यादा हो। एनर्जी डिफरेंस ज़्यादा होने का मतलब है कि हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन जो N0 में है बहुत ज़्यादा होना चाहिए एज कम्पेयर टू N1, क्योंकि फिर सैचुरेशन पॉइंट नहीं होना चाहिए। अगर सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा तो हमारे पास सिग्नल नहीं आएगा, अगर 1 के ग्रेटर हो जाएगा फिर भी सिग्नल नहीं आएगा, अगर लेस देन 1 होगा तो हमारे पास ये फिजिबल कंडीशन होगी कि हमारे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और ट्रांजिशन यहाँ तक जाएंगे। और हमने बाकी स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ा है कि हमारे पास ये जो दो एनर्जी स्टेट के बीच में जो एनर्जी होती है हमने पढ़ा है कि E2 - E1 के इक्वल होती है। जब NMR में हम डिस्कस करते हैं तो ये वाली जो एनर्जी होती है दोनों के बीच में, ये जो एनर्जी है, जब हमने ये वाली एनर्जी हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाली दोनों, ये कितनी होती है, ये हमारे पास होती है म्यू बीटा H0/I। ये हमारे पास एक क्वांटम से इक्वेशन ड्राइव की गई है कि हमारे पास इतनी एनर्जी हम थियोरेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये म्यू जो है बेसिकली हमारे पास किसी भी जो हमारे पास न्यूक्लिया है उसका क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। बीटा क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है। H0 क्या है, ये अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। और I क्या है, वो उसका स्पेसिफिक क्वांटम नंबर होता है हर न्यूक्लियाई का। तो इस तरह से हम जो डेल्टा E होता है बेसिकली वो थियोरेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमने N0 से N1 में जाना है, ट्रांजिशन करवानी है, तो हमें कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो इस फार्मूले से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा इज इक्वल टू म्यू बीटा H0/I। जो म्यू है बेसिकली ये क्या है, हमारे पास टीनी मैग्नेट जो हमारे पास न्यूक्लियस है वो भी एक कांस्टेंट टर्म है। हर न्यूक्लियस की क्या होती है, वो अपनी होती है, और जो प्रोटॉन के लिए होती है वो बेसिकली 2.29 होती है। उसका जो मतलब मैग्नेट मूवमेंट होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट होता है किसी भी न्यूक्लियाई का। बीटा कांस्टेंट टर्म है, H0 अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है जो हम दे रहे होंगे। आई हमारे पास क्या होगा, बेसिकली स्पिन क्वांटम नंबर होगा। तो हमारे पास फिजिबल कंडीशन पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो हमारे पास पॉपुलेशन ही नहीं है, हमारे पास N0 में ज़्यादा होना चाहिए। हमने कहा कि वो कैसे ज़्यादा करेंगे, हम बेसिकली इसकी एनर्जी गैप को बढ़ा देंगे। एनर्जी गैप को कैसे बढ़ाएंगे, हमारे पास जो E के जो रिलेशन है फ्रीक्वेंसी के साथ वो डायरेक्टली है। और हमें पता है कि जो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के साथ हमने कहा कि जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो एक तो वो लॉन्ग द फील्ड अलाइन हो जाता है, दूसरा क्या करता है वो वहाँ प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देता है। और उसकी जो प्रिसीजन की फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारे अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली रिलेशन में होती है। हमने फार्मूला ये वाला पढ़ा था, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू गामा H0। हमने कहा ओमेगा नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H0। जितनी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी, जितनी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होगी उतना हमारी एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, बेसिकली ज़्यादा हो जाएगा। और फिर जो पॉपुलेशन डेंसिटी होगी वो हमारे N0 में ज़्यादा रहेगी, N1 में कम रहेगी, तो ट्रांजिशन वहाँ क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। तो हमारे पास NMR सिग्नल के लिए फिजिबल कंडीशन है। सो हमने क्या किया, पॉपुलेशन इन्वर्जन कर दिया। अब एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि N0 और N1 का क्या वैल्यू हो जाएगी, वो बराबर हो जाएगी, सैचुरेशन पॉइंट हो जाएगा। हमने ये कंटिन्यूस सिग्नल कैसे लेना है, हमारे पास NMR में सिग्नल जो कंटिन्यूस आता है वो क्यों आता है, कैसे आता है, उसकी रीज़न क्या है। हमने पॉपुलेशन इन्वर्जन कर दिया, हमने कहा कि हमने N0 में क्या कर दिया, न्यूक्लियाई की तरफ बढ़ा दी। कैसे बढ़ाई, हमने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दिया। लेकिन हमारे पास कभी तो टाइम आएगा ना कि इसमें और इसमें जो सैचुरेशन आ जाएगा, हमारे पास NMR सिग्नल जो होगा वो रुक जाएगा। तो इस NMR सिग्नल को हम कंटिन्यूस कैसे लेंगे, हमारे पास NMR सिग्नल जो होता है वो बेसिकली कंटिन्यूसली कैसे आता है, उसको हम देखते हैं। वो एक प्रोसेस होता है रिलैक्सेशन टाइम, उसको देखते हैं हम, रिलैक्सेशन प्रोसेस। रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या होता है, बेसिकली रिलैक्सेशन प्रोसेस
हमने कहा कि NMR सिग्नल लेने के लिए हमारे पास जो रेशो होनी चाहिए N1/N0 लेस देन 1 होनी चाहिए। इट मीन इसमें जो ग्राउंड स्टेट में जो न्यूक्लियाई है वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू हायर स्टेट। सो हमने क्या किया, हमने कहा कि अगर हमने इसको न्यूक्लियाई को ग्राउंड स्टेट में याद रखना है, हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ को। वो बढ़ेगी तो लार्मर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। लार्मर फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन होता है डेल्टा ई के साथ वो क्या होता है, डायरेक्टली होता है। हमने कहा जो डेल्टा ई की वैल्यू होती है दो हमारे पास जो एनर्जी स्टेट है वो किसकी इक्वल होती है, यू बीटा H0/I। हम इससे क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतनी एनर्जी अगर हम दें तो वो लोअर एनर्जी स्टेट से न्यूक्लियर क्या करेगा, एक्साइट होगा और वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। हमने कहा कि इसकी N1 और N0 लेस देन 1 करने के लिए हमें ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना होगा जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में है। तो हमारे पास 2 एनर्जी स्टेट स्प्लिट हो जाती है। एक हमारे पास अल्फा स्टेट होती है, एक हमारे पास क्या होती है, बीटा स्टेट होती है प्रोटॉन के केस में। इसको +1 से डिनोट करते हैं, ये बीटा स्टेट है, इसको -1 से डिनोट करते हैं। अगर हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ा देंगे तो जब ये एनर्जी डिफरेंस ये वाला था पहले, तो क्या होगा, ये हमारे पास पहले क्या था, डेल्टा ई था। जब हम बढ़ा देंगे तो बेसिकली वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, उसका एनर्जी डिफरेंस बढ़ जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो हमारे पास जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है बेसिकली उसकी भी हमें फ्रीक्वेंसी ज़्यादा करनी पड़ेगी डेफिनेटली उसको रेजोनेंस में लाने के लिए। तो ये जब हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे, ये 1 टेस्ला के साथ सपोज करें H0 जब ये था, और ये H0 ये था जब हमारे पास 2 टेस्ला पे था। तो ये भी N0 है, ये भी N0 है, ये N1 है, ये N1 है। तो हमने क्या किया, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया। अब हमने कहा कि हमारे पास कभी तो टाइम आएगा ना कि वो सैचुरेशन हो जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है, वहाँ रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है। रिलैक्सेशन 2 टाइप की होती है। हमारे पास जो रिलैक्सेशन होती है वो 2 टाइप की होती है। एक हमारे पास होती है स्पिन लेटस रिलैक्सेशन, एक हमारे पास होती है स्पिन रिलैक्सेशन। स्पिन रिलैक्सेशन 2 टाइप के हमारे पास क्या होते हैं, बेसिकली रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है। एक स्पिन लेटस रिलैक्सेशन होता है, एक स्पिन रिलैक्सेशन होता है। तो ये 2 टाइप के हमारे पास क्या हो रहते हैं, बेसिकली रिलैक्सेशन प्रोसेस हो रहते हैं। ये होते क्या है, अगर स्पिन लेटस रिलैक्सेशन को देखें, सपोज करें हमारे पास इधर थे 8 मॉलिक्यूल और इधर थे हमारे पास 2 मॉलिक्यूल, 2 न्यूक्लियाई थे, सॉरी 2 न्यूक्लियाई, इधर 8 से इधर 2 न्यूक्लियाई थे। अगर हम 10 न्यूक्लियाई की बात करें, हमने ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाया तो हमारे पास N0 की वैल्यू होगी वो ज़्यादा आ गई। पहले इधर 6 थे, इधर 4 थे, फिर इधर 8 हो गया, इधर 2 हो गया, क्योंकि ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से हमारे डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ी है। जब डेल्टा ई की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारे पास जो इधर 8 न्यूक्लियाई हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएंगे, हमारे पास 2 न्यूक्लियाई हो जाएंगे। सो हमने क्या किया, एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा कि एक टाइम पे ये दोनों की जो रेशो होगी वो इक्वल हो जाएगी। जब दोनों की रेशो इक्वल हो जाएगी तो हमारे पास NMR सिग्नल रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसको कंटिन्यूसली कैसे लेंगे, सपोज करते हैं कि स्पिन लेटेस्ट रिलैक्सेशन होती है। लेटेस्ट बेसिकली टर्म कहाँ से आती है, लेटेस्ट हमारे पास जो सॉलिड पार्टिकल होता है, जो मैटर की एक टाइप है सॉलिड, जब वो रिपीटिंग यूनिट क्या करते हैं, हमारे पास रिपीट करते हैं, यूनिट सेल रिपीट करते हैं तो हमारे पास लेटेस्ट बनता है। लेटेस्ट क्या होता है, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का। और सॉलिड में क्या होती है, हमारे पास वाइब्रेशनल मोशन भी होती है। हमें पता है सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं, अपने वाइब्रेशनल मोशन कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जब ये न्यूक्लियर, जब हमने इसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसने क्या किया, उसने प्रेसिजन करना स्टार्ट कर दिया। जब हमने उसकी फ्रीक्वेंसी, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर के साथ मतलब मैच हुई तो वो आगे चला गया इधर, तो वो इधर चला गया। अब क्या करेगा वो, स्पिन लेटेस्ट रिलैक्सेशन, और वो क्या कर रहा है उधर नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के साथ वो क्या कर रहा है, हाई एनर्जी स्टेट में चला गया है। तो क्या करता है, कोई जो इधर मॉलिक्यूल पड़े हैं जो वाइब्रेशनल मोशन कर रहे हैं साथ हाई एनर्जी स्टेट में, 2 थे जो, वो क्या करेगा, उनमें से किसी को सर्च करेगा, ऐसे न्यूक्लियाई को सर्च करेगा। हमने सपोज किया हुआ है न्यूक्लियाई तो लाखों होंगे ना, हमने 10 सपोज किए हुए थे। तो वो ऐसे न्यूक्लियाई को सर्च करेगा जिस न्यूक्लियाई की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी जब इसके साथ मैच करेगी, जब इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इसके सपोज करते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी तो वो क्या करेगा, इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा और फिर वो बैक क्या करेगा, ट्रांजिशन बैक करेगा लोअर एनर्जी स्टेट में। तो इस तरह क्या होगा कि स्पिन लेटेस्ट रिलैक्सेशन से हमारे पास जो N0 में हमारे पास ग्राउंड स्टेट है बेसिकली, उसमें जो तादाद है न्यूक्लियाई के वो सेम रहती है। वहाँ जो पॉपुलेशन डिवीजन है वो डिक्रीज नहीं होती क्योंकि उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की। जब उसको हमने क्या रखा, न्यूक्लियाई को रखा, उसने हम अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा, उसने प्रेसिजन करना स्टार्ट कर दिया। उसकी एक लार्मर फ्रीक्वेंसी थी, जब लार्मर फ्रीक्वेंसी उस ऑसिलेटर के साथ मैच हुई तो उसने वो ट्रांजिशन की हायर से लोअर, लोअर से हायर में। फिर उसने क्या किया कि अपनी एनर्जी ट्रांसफर की उसको यहाँ वो वाइब्रेशनल ट्रांसलेशन मोशन कर रहे हैं। ट्रांसलेशन तो मोशन नहीं होती सॉलिड में, लेकिन वाइब्रेशनल मोशन होती है। जब इसकी फ्रीक्वेंसी इसके साथ मैच करेगी तो इसका वाइब्रेशनल मोड इंक्रीज हो जाएगा
और इसकी जब लो करेगी तो वो क्या करेगा, बेसिकली नीचे एमिट करेगा, वो अंदर अपने एन नॉट में आ जाएगा। तो एन नॉट में अगेन सेम प्रोसेस क्या होगा, चलता रहेगा। तो हमारे पास जो एन नॉट में जो हमारे पास न्यूक्लियाई की स्ट्रेंथ है वो क्या रहेगी, बेसिकली कंटिन्यू ऐसे ही रहेगी। और हमारे पास जो एनएमआर सिग्नल होगा वो कंटिन्यूसली क्या हो जाएगा, वो मिलता रहेगा। एक तो हमारे पास ये होती है स्पिन लेटेस्ट रिलेक्शन। लेटेस्ट मैंने कहा कि हमारे पास सॉलिड से रिलेट करता है। लेटेस्ट बेसिकली जब यूनिट सेल रिपीट करते हैं तो जो 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर बनता है उसे लेटेस्ट कहते हैं। सॉलिड में हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होती पार्टिकल्स की, मॉलिक्यूल्स की, लेकिन हमारे पास जो पार्टिकल्स की जो होती है वाइब्रेशनल मोशन होती है। तो हमारे पास जो न्यूक्लियाई यहाँ से इधर गया है तो वो क्या करेगा, ऐसे न्यूक्लियाई को सर्च आउट करेगा जिसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इससे मिलती होगी। जब वो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच आउट होगी तो वो एनर्जी को इधर ट्रांसफर करेगा और खुद क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। इस तरह क्या करेगा, वो स्पिन लेटेस्ट रिलैक्सेशन से अपने जो एन नॉट में न्यूक्लियाई की जो मेंटेनेंस है वो क्या करेगा, बरकरार रखेगा। और इस तरह एनएमआर सिग्नल क्या मिलेगा, रिकॉर्ड मतलब कंटिन्यूस मिलेगा। दूसरा वो क्या कर सकते हैं, स्पिन स्पिन रिलैक्सेशन कर सकता है कि हमारे पास जब ये इधर गया है ओमेगा 1 में गया जब ये, तो वो क्या करेगा, कोई ऐसे न्यूक्लियाई को इधर सर्च करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी स्पिन इसकी जो स्पिन की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, इससे मैच आउट करेगी। वो क्या करेगा, इसको ये एनर्जी जो होगी वो इसको देगा और ये उधर चला जाएगा और ये वापस आ जाएगा। सपोज करते हैं स्पिन रिलैक्सेशन में क्या होता है, ये अपनी जो एनर्जी होती है वो इस न्यूक्लियाई को ट्रांसफर करेगा, ये इधर चला जाएगा और खुद ये वापस आ जाएगा इधर। तो इस तरह की क्या होती है, बेसिकली स्पिन रिलैक्सेशन होती है। तो स्पिन लेटेस्ट रिलैक्सेशन और स्पिन रिलैक्सेशन से हमारे पास जो एनएमआर सिग्नल होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या मिलता है, कंटिन्यूस मिलता है। और रिलैक्सेशन प्रोसेस क्या होता है बेसिकली कि हमारे पास या तो वो स्पिन लेटेस्ट रिलैक्सेशन का होता है। स्पिन लेटेस्ट मीन कि वो ऐसे मॉलिक्यूल को सर्च करेगा, ऐसे न्यूक्लियाई को सर्च करेगा जिसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के साथ मिलती होगी, उसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, खुद नीचे आ जाएगा। तो एन नॉट में जो हमारे पास वैल्यू थी वो क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। नेक्स्ट वो क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जिस नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के साथ वो स्पिन कर रहा होगा वो अपनी स्पिन की एनर्जी जो होगी वो अपनी स्पिन की एनर्जी नीचे जो हमारे पास एन नॉट है उसको ट्रांसफर करेगा, वो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, बेसिकली एन नॉट में जो न्यूक्लियाई की जो हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो ज़्यादा रहेगी। जब एन नॉट में पॉपुलेशन इन्वर्जन ज़्यादा रहेगी तो हमारे पास जो ये वाली कंडीशन है वो फिजिबल रहेगी। तो हमारे पास जो एनएमआर सिग्नल है वो बेसिकली हमें क्या मिलता जाएगा, कंटिन्यूस मिलता जाएगा। सो हमने पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की। पॉपुलेशन डेंसिटी में हमारे पास एन नॉट में जो न्यूक्लियाई की जो तादाद है वो ज़्यादा होनी चाहिए ताकि जो हमारे पास एनएमआर सिग्नल है वो कंटिन्यूस है। हमने कहा इसी पॉपुलेशन इन्वर्जन हम करते हैं, कैसे करते हैं, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं, या फिर हम क्या करते हैं एन नॉट में हम ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे लेकिन कम एक पॉइंट तो आएगा ना कि सैचुरेशन हो जाएगी। जब सैचुरेशन हो जाएगी तो एनएमआर सिग्नल नहीं आएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने कहा कि हमारे पास एक प्रोसेस होता है रिलैक्सेशन, स्पिन लेटेस्ट रिलैक्सेशन। ये होता है कि वो अपनी एनर्जी ऐसे मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करेगा जिसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच करती होगी, या फिर क्या करेगा स्पिन रिलैक्सेशन पे अपनी जो एनर्जी होगी, स्पिन की एनर्जी होगी, अपने नीचे मॉलिक्यूल को ऐसे ट्रांसफर करेगा जिसकी स्पिन एनर्जी कम होगी, वो एनर्जी इसकी एनर्जी को ऑब्जर्व करेगा, वो ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह ये क्या होगा, हमारे पास एन नॉट में न्यूक्लियाई की जो तादाद है वो क्या रहेगी, बरकरार रहेगी। सो हमने ये पॉपुलेशन डेंसिटी को भी देख लिया कि हमारे पास एनएमआर सिग्नल कंटिन्यूस क्या होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमारे पास कितने मेथड्स हैं जिससे हम एनएमआर सिग्नल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारे पास बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं। एक हमारे पास होता है लीनियर स्वीप मेथड, और एक हमारे पास होता है फील्ड स्वीप मेथड। ये हमारे पास बेसिकली 2 मेथड होते हैं जिससे हम एनएमआर सिग्नल क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। लीनियर स्वीप मेथड क्या होता है। लीनियर स्वीप मेथड में हम क्या करते हैं, सपोज करें ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, ये हमारे पास साउथ पोल है। हमने न्यूक्लियाई को रख दिया जिसने क्या किया, बेसिकली इधर अरेंज कर लिया खुद को, अलाउंग द फील्ड हो गया साउथ। तो हम क्या करेंगे, लीनियर स्वीप मेथड में हम मैग्नेटिक फील्ड फिक्स कर देंगे। सपोज करते हैं मैंने 2 टेस्ला फिक्स कर दिया, और ये 2 टेस्ला जब मैंने फिक्स किया तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वो 80 मेगाहर्ट्ज थी। तो वो 80 मेगाहर्ट्ज के साथ बेसिकली क्या कर रहा है, वो वहाँ प्रिसीजन कर रहा है, उसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के साथ प्रिसीजन कर रहा है। अब लीनियर स्वीप मेथड में क्या होता है कि हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर होता है। ये हमारे पास रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर है, तो क्या करेगा, हम इसको स्वीप करेंगे, ऐसा इंक्रीज, इसकी एनर्जी को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। तो जब इसकी फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज पे पहुंचेगी तो हमारे पास क्या होगा, बेसिकली वो हमारे पास अब्जॉर्प्शन सिग्नल कुछ इस तरह से मिल जाएगा। ये वाला हमारे पास क्या मिल जाएगा, बेसिकली अब्जॉर्प्शन सिग्नल मिल जाएगा। पहले वो ट्रांसमिटेड हो जाएगा, फिर वो क्या होगा, अब्जॉर्प्शन सिग्नल मिल जाएगा। मीन हमने मैग्नेटिक फील्ड को फिक्स कर दिया, हमने जो हमारा रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर था
उसको हमने ऐसा ऐसा क्या किया, उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना स्टार्ट किया। जब उसकी फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज पे पहुंचेगी तो वो क्या करेगा, अब्जॉर्प्शन करेगा, रेजोनेंस फिनोमेना होगा और हमारे पास पीक मिल जाएगी। ये हमारे पास होता है लीनियर स्वीप मेथड, जिसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को स्वीप करते हैं, मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं, ऐसे बढ़ते जाते हैं आगे। फील्ड स्वीप मेथड में हम क्या करते हैं, हम फील्ड स्वीप मेथड में ये करते हैं कि हम, ये फील्ड स्वीप मेथड है हमारे पास, इसमें क्या करते हैं बेसिकली हम जो होते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर को फिक्स कर देते हैं। सपोज करते हैं इसकी जो 60 मेगाहर्ट्ज के साथ इसकी फ्रीक्वेंसी हमने दे दी। जब न्यूक्लाई को हमने रखा इसमें तो अलॉन्ग द फील्ड वो क्या हो गया, अरेंज हो गया नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो हम क्या करेंगे, 60 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो डिटेक्टर के पास जा रही होगी, ऐसे ट्रांसमिट हो रही होगी। जब हमने इसको न्यूक्लाई को अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो हम क्या करेंगे, फील्ड को स्वीप करेंगे, मतलब 10 मेगाहर्ट्ज, 20 मेगाहर्ट्ज, 30 मेगाहर्ट्ज। जब इसकी फ्रीक्वेंसी 60 मेगाहर्ट्ज तक पहुंचेगी तो फिर जो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो वो क्या करेगा, रेजोनेंस की कंडीशन आएगी और हमारे पास अब्जॉर्प्शन सिग्नल होगा। मीन फील्ड स्वीप मेथड में हम 6 को फिक्स कर देते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी को फिक्स करते हैं और फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड की होती है वो हम क्या करते हैं, ऑसिलेट करने की कोशिश करते हैं। और लीनियर स्वीप मेथड में हम क्या करते हैं, इसको फिक्स कर देते हैं और रेडियो फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको हम ऑसिलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास जो बेस्ट मेथड होता है वो बेसिकली फील्ड स्वीप मेथड होता है, इसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, ये बेस्ट मेथड है। इसकी रीजन ये है कि हमारे पास जो लीनियर स्वीप मेथड होता है ऐसा इंस्ट्रूमेंट लेके आना जो मतलब रेडियो फ्री वेव को क्या करे, ऑसिलेट करे, तो वो काफ़ी टफ होता है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, तो कॉस्टली भी होता है। तो हम क्या करते हैं, फील्ड स्वीप मेथड यूज करते हैं, जिसमें हम रेडियो फ्रीक्वेंसी को फिक्स कर देते हैं, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड को क्या करते हैं, स्वीप करते हैं। मतलब स्वीप का मतलब है कि हमने जीरो से स्टार्ट करना है। जब उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से मैच आउट करेगी तो वो क्या करेगा, बेसिकली अब्जॉर्प्शन का सिग्नल दिखाएगा और हमारे पास कुछ इस तरह के इंटेंस पीक आ जाएगी। दैट इज वाई हमारा जो ग्राफ होता है, कोई भी एनएमआर सिग्नल होता है वो बेसिकली इधर बी नॉट हमारे होता है, वो हम मैग्नेटिक फील्ड को स्वीप कर रहे होते हैं। हमारे पास कुछ ग्राफ इस टाइप को देखने को मिलता है और इस ग्राफ को फिर हम क्या करते हैं, बेसिकली इसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं और हम अपना जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है, जो अननोन कंपाउंड होता है, उसका हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला निकाल सकते हैं। तो 2 मेथड होते हैं, लीनियर स्वीप मेथड, फील्ड स्वीप मेथड। प्रेफर क्या करेंगे हम, फील्ड स्वीप मेथड को। सो आज का टॉपिक बेसिकली यही था। हमने प्रिंसिपल की बात की, इंस्ट्रूमेंटेशन की बात की। प्रिंसिपल हमने देखा कि हमारा कोई भी न्यूक्लियर होता है वो ट्रेनिंग मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब उसको अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन लेता है, वो यूजली क्या करता है, अलॉन्ग द फील्ड लाइन जाता है। जब उसको रेडियो फ्रीक्वेंसी देते हैं तो वो प्रिसीजन भी करना स्टार्ट कर देता है। एक तो वो अलॉन्ग द फील्ड लाइन जाएगा, दूसरा वो प्रिसीजन करना स्टार्ट कर देगा। प्रिसीजन को समझने की हमने कोशिश की। फिर हमने कहा जब उसकी फ्रीक्वेंसी रेडियो फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर से मिलेगी तो डेफिनेटली हमारे पास क्या होगा, रेजोनेंस की कंडीशन आएगी, तो हमारे पास अगेन द फील्ड स्वीप कर जाएगा, तो फ्लिप कर जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा, अब्जॉर्प्शन का सिग्नल मिलेगा। उस सिग्नल को हम रिकॉर्ड करेंगे और फिर उसकी ग्राफ इंटरप्रिटेशन में उसका यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंसिपल, पॉपुलेशन डेंसिटी की हमने बात की कि हमारे पास जो एन नॉट होती है उसमें वैल्यू जो होती है वो ज़्यादा रहनी चाहिए, ताकि जो हमारे पास पॉपुलेशन इन्वर्जन है वो एन नॉट में ज़्यादा हो, तो तभी वो क्या होती है, ट्रांजिशन होती है। अगर दोनों में सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा तो हमारे पास वो क्या करेगा, बेसिकली वो सैचुरेशन पॉइंट जब आ जाएगा तो हमारे पास वो एनएमआर सिग्नल रिकॉर्ड नहीं होगा। वो क्या 2 टाइप्स के हमने स्पिन लेटेस्ट रिलैक्सेशन की बात की, स्पिन रिलैक्सेशन की बात की। हमने कहा कि स्पिन लेटेस्ट रिलैक्सेशन में क्या करता है, जो उधर जाता है एनर्जी हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, वो ऐसे मॉलिक्यूल को ढूंढता है जिसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, न्यूक्लियर को ढूंढता है जिसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी से मैच आउट वगैरह होती है, उसको भी नीचे ट्रांसफर करते हैं और फिर नीचे जाता है। इस तरह जो पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है वो ग्राउंड स्टेट में कायम रहती है। तो दैट इज ऑल अबाउट अवर टॉपिक टुडे एनएमआर। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। ये बेसिकली इसका प्रिंसिपल था, इंस्ट्रूमेंटेशन थी एंड पॉपुलेशन डेंसिटी हमने देखने की कोशिश की है। नेक्स्ट टाइम आएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, और उसमें बेसिकली एनएमआर जो हमारे पास ग्राफ होता है उसको देखने की कोशिश करेंगे, उसको हम इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, और हमारे पास डिफरेंट जो प्रोटॉन है उनकी वैल्यू बेसिकली एनएमआर जो होती है बेसिकली हमें प्रोटॉन का बताती है कि हमारे पास प्रोटॉन किस टाइप के हैं और उसको उनका इलेक्ट्रॉनिक इन्वायरमेंट क्या है, और वो कितने नेक्स्ट हम अपने जो साथ उनका नेबरिंग प्रोटॉन सिस्टम है वो कौन से है। ये बेसिकली इन्फॉर्मेशन हमारे पास देती है एनएमआर। तो इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।